जब वो हास्य की कविताएं करते हैं तब आप घंटों उनके चुटकुलों पर, उनकी बातों पर, उनकी कविताओं पर गुदगुदाने लगते हैं। आसमां से आंसुओं तक बह रही है जिंदगी, ध्यान से सुन लो जरा कुछ कह रही है जिंदगी। तो उस पर मैंने सबसे पहले एक कविता लिखी थी। उन्हीं दिनों हिंदी बचाओ आंदोलन चल रहा था। वेद प्रताप वैदिक जी उस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। शहर शहर में हिंदी बचाने के लिए और अंग्रेजी को हटाने के लिए आंदोलन चल रहा था। ये दोनों मैं पूरी रात कविताएं सुनता था। बस वो सुनने का संस्कार कब कविता लिखने में परिवर्तित हो गया पता नहीं चला। जब आप राष्ट्र की बात करते हैं तो आपके अंदर जो तेवर रहता है। लेकिन चूँकि मेरी यात्रा बड़ी लंबी है, 1985 से मैं मंच पर हूँ, 35 साल मुझे करीब हो गए। मैंने गीत भी लिखे हैं, मैंने देशभक्ति लिखी है। जब मैं हंसाने पे आता हूँ तो फिर मैं घंटों हंसा भी सकता हूँ। लेकिन एक बहुत बड़े कवि है, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि लोकप्रियता अपने आप में एक बोझ है। आप इसको किस नज़र से देखते हैं? और शायद इसीलिए हमारे बड़े कवि पद्म विभूषण गोपाल दास नीरज जी ने कहा है कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। क्योंकि कविता बहुत अलग विषय है। कविता लिखी नहीं जाती, कविता उतरती है। तो उसको उतारने के लिए आसन साफ सूफ रखना पड़ता है। अंदर से जब वो अभाव, जब समाज में या व्यवस्थाओं में वो जो अभाव मिलता है तो वो अभाव कुछ ना कुछ करने के लिए प्रेरित करता है। उनमें सबसे पसंदीदा कवियों में आप किनको देखते हैं? कुमार विश्वास ही मेरे पसंदीदा कवि हैं। मेरे साथ, मैंने उनके साथ खूब संघर्ष किया, उन्होंने भी खूब संघर्ष किया है। एक सन्यासी जब श्रृंगार सुनाता था तो घोर श्रृंगार, मेरे गांव की भोली लड़की चंदा जिसका नाम, कमर प्रश्नवाचक चिन्ह, आगे अल्प विराम पूर्ण विराम। क्या कविता! और कॉलेज में झूमते थे बच्चे उनकी कविता पे। उस समय महाविद्यालयों के जो कवि सम्मेलन होते थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज़। मैं हूं आपके साथ प्रियांशु कश्यप और आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी शख्सियत, जब वो हास्य की कविताएं करते हैं तब आप घंटों उनके चुटकुलों पर, उनकी बातों पर, उनकी कविताओं पर गुदगुदाने लगते हैं। लेकिन जब वो राष्ट्र चेतना की बात करते हैं तो आपके रगों में दौड़ती हुई लहू की रफ्तार बढ़ सी जाती है। एक ऐसे ही कवि जिनका नाम है श्री शशिकांत यादव जी आज हमारे बीच मौजूद हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। नमस्कार। और सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आज आप जहाज़ों में देश के तमाम शहरों में सफ़र कर रहे हैं, तो इसकी जो प्रेरणा थी वो कहाँ से मिली सर? और पहली कविता आपने किस उम्र में लिखी थी? देखिए, 1984 में श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हुई और उसके श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या ने मुझे बहुत आहत किया अंदर से। और मैं उस समय सिर्फ 11 साल का था। तो उस पर मैंने सबसे पहले एक कविता लिखी थी। उन्हीं दिनों हिंदी बचाओ आंदोलन चल रहा था। वेद प्रताप वैदिक जी उस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। शहर शहर में हिंदी बचाने के लिए और अंग्रेजी को हटाने के लिए आंदोलन चल रहा था। ये दोनों कुछ ऐसा संयोग बैठा कि मेरा अंदर काव्य प्रस्फुटित हुआ। कविता लिखने का संस्कार इसलिए आया कि मैं मेरी माताजी के साथ, मेरे पिताजी के साथ कवि सम्मेलन सुनने जाता था। और चूँकि मैं सबसे परिवार में छोटा था तो मुझे लेके जाते थे। मैं पूरी रात कविताएं सुनता था। बस वो सुनने का संस्कार कब कविता लिखने में परिवर्तित हो गया पता नहीं चला। लेकिन पहली कविता मैंने श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या से अंदर से उद्वेलित होकर लिखी थी सर। और आश्चर्य इस बात का है कि मेरा परिवार संघ का परिवार है, आरएसएस का परिवार है। लेकिन इंदिरा जी के प्रति मेरा बचपन से बहुत आकर्षण रहा। इंदिरा जी को मैं बहुत, क्या मालूम क्यों ऐसा मुझे, आज भी मुझे इंदिरा जी का नाम लेते ही मेरे शरीर के रोंगटे खड़े होने लग जाते हैं। तो इंदिरा जी को लेके मैं तो बहुत सेंसिटिव रहा, उनकी हत्या को लेकर। तो बस उसके कारण कविता का प्रस्फुटन हुआ। सर, आप जब कविताएं लिखते थे तो हम देखते हैं कि आपका जो नाम है वो हास्य कवि के रूप में आता है। लेकिन जब आप राष्ट्र की बात करते हैं तो आपके अंदर जो तेवर रहता है वो एक युवाओं को बहुत ही मतलब ऊर्जावान, हमारे अंदर एक ऊर्जा भर देता है अलग से। देखिए, मूलतः तो मैं देशभक्ति का कवि हूँ। मेरा संस्कार और मेरा पालन पोषण जिस परिवार में हुआ उसके कारण, मेरे आसपास जो वातावरण था उसके कारण, मूलतः तो मैं देशभक्ति की धारा का कवि हूँ। चूँकि मेरे आइडियल हरिओम पवार हैं, जगदीश सोलंकी जी हैं, जिन्हें सुन के मैं कवि बना, तो स्वाभाविक सी बात थी कि मेरे को देशभक्ति के उसमें जाना। लेकिन चूँकि मेरी यात्रा बड़ी लंबी है, 1985 से मैं मंच पर हूँ, 35 साल मुझे करीब हो गए। तो इस यात्रा के दौरान मेरा जिन लोगों के साथ रहना हुआ, जिसमें बाबा निर्भय हाथरसी जी, आदरणीय प्रदीप चौबे जी, माणिक वर्मा जी, हुल्लड़ मुरादाबादी जी, शैल चतुर्वेदी जी,
ये वो लोग थे जो क्रिएटिव लोग थे। बतरस इन्होंने क्रिएट किया मंच के ऊपर, पंडित सत्यनारायण सत्तन। तो ये लोग बतरस और व्यंग और हास्य के, तो इनका सानिध्य बड़ा रहा। तो इनके सानिध्य का प्रभाव ऐसा रहा कि चूँकि मैं शुरू से संचालन करता था तो त्वरित टिप्पणियाँ करना, प्रत्युन्नति से जवाब देना, वो सब चीज़ें आते आते वो कब हास्य में परिवर्तित हो गई मुझे ही पता नहीं चला। लेकिन आज की तारीख में मैं ये कह सकता हूँ कि मैं सभी रसों में लिखने वाला कवि हूँ। मैंने गीत भी लिखे हैं, मैंने देशभक्ति लिखी है। जब मैं हंसाने पे आता हूँ तो फिर मैं घंटों हंसा भी सकता हूँ। तो ये सब अनुभव से आता गया और बड़े लोगों की बड़ी कृपा और एक सीखने का मेरा भी संस्कार है। सब चीज़ें कहीं ना कहीं इकट्ठी होती चली गई। तो अब मैं केवल हास्य रस का कवि नहीं हूँ, ना केवल वीर रस का हूँ, लेकिन हाँ मैं सभी रसों में पारंगत हैं आप। और मेरा ऐसा मानना है कि कवि वही सफल है जो सब रसों में लिखेगा। जी। और कवि का कोई स्थायी रस नहीं होता। ये तो हमने बांट रखा है कि गीतकार है, ये व्यंग्यकार है, ये हास्य कवि है, वीर रस नहीं। कवि सिर्फ कवि होता है। उसके अंदर जो अनुभूति होती है, जो प्रस्फुटन होता है, वो उस समय के वातावरण पर निर्भर करता है। मान लीजिए हम किसी दुर्घटना से विषाद में हैं तो उस समय हास्य रस की कविता नहीं प्रस्फुटित होगी। उस समय जो प्रस्फुटन होगा वो कहीं ना कहीं करुण रस लिए हुए होगा। अच्छा, शशिकांत यादव जी कहते हैं कि जो कवि होता है वो अन्य लोगों की तुलना में ज़्यादा भावुक होता है, चीज़ों को ज़्यादा गहराई से देख पाता है। बिल्कुल संवेदनशील होता है कवि, अतिरिक्त संवेदनशील होता है और वो प्रकृति प्रदत्त होता है। वो होना चाहे तो नहीं हो सकता है। ये ईश्वर का उस पर अनुपम कृपा होती है। और मैंने ऐसा बड़े लोगों से सुना और मेरी ऐसी मान्यता भी है इतने सालों के अनुभव के बाद कि कवि इंसान और भगवान के बीच की एक कड़ी है। जी। भगवान जो इंसान से कहना चाहता है तो भगवान तो आके कहेगा नहीं, तो वो कवि से कहलाता है। और भगवान को जो इंसान कहना चाहता है तो इंसान को तो भगवान मिलते नहीं है, तो वो कवि के माध्यम से कहता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि परमपिता परमात्मा जो सत्ता है, जो सृष्टि का संचालन कर रही है, उसके संचालन से जो संचालित होने वाले लोग हैं, तो संचालक और संचालित होने वाले लोगों के बीच की कड़ी है कवि। और शायद इसीलिए हमारे बड़े कवि पद्म विभूषण गोपाल दास नीरज जी ने कहा है कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। तो निश्चित रूप से आज इतनी लंबी यात्रा जब पीछे पलट के देखते हैं तो लगता है कि ये हमने किया है क्या, तो लगता है कि नहीं, ये हमने नहीं किया, ये करने वाला तो कोई और है। हम तो एक माध्यम है केवल। हम अगर चाहते भी तो वो नहीं कर सकते थे जो हम कर आए हैं या कर रहे हैं। आज रात में जो करेंगे तय थोड़ी होता है, लेकिन कराने वाला कोई, उसने माध्यम बना रखा है। इसलिए कवियों को बड़े स्वाभाविक तरीके से संवेदनशील रहना भी चाहिए। आज जो थोड़ी सी व्यावसायिकता हावी है कवियों पर, मेरा फिर आपके इस माध्यम से आग्रह रहेगा नए कवियों से विशेष रूप से कि सब कुछ करिए लेकिन अपने अंदर की स्वाभाविकता को समाप्त मत होने दीजिए। कवि की वही ताकत है, वही कवि को इंसान से अलग निरूपित करती है, प्रतिस्थापित करती है। उसकी स्वाभाविकता, उसकी सृजनशीलता, उसकी सौम्यता, उसकी सरलता, उसकी पवित्रता। क्योंकि कविता बहुत अलग विषय है। कविता लिखी नहीं जाती, कविता उतरती है। तो उसको उतारने के लिए आसन साफ सूफ रखना पड़ता है। बस वही जद्दोजहद है। हमारे प्रदीप चौबे जी कहा करते थे कि अपने अंदर के कवि को जिंदा रखिए और उसको ज़िंदा रखने के लिए जो जो संघर्ष आपको करना है वो करिए। कविताएं तो आती रहती हैं। यादव जी, हम देखते हैं कि आपका जो संघर्ष है वो शुरुआती दिनों में आप बस के धक्के भी खाए होंगे कवि सम्मेलन में, और आज हम देखते हैं कि आप जहाज़ों में सफ़र कर रहे हैं। तो ये जो लंबी जो संघर्ष है, तो आपने कभी सोचा था कि हम इस तरह से यहाँ तक पहुँचेंगे? कभी नहीं सोचा था। मैं तो अग्रिम पंक्ति में अपनी माँ की गोद में बैठ के कविता सुनने वाला श्रोता रहा हूँ। मेरा उस समय सपना था कि मेरे को ऐसा बनना है, हरिओम पवार की तरह कविता पढ़नी है। मैं उनकी आके घर पे नकल उतारता था। प्रभा ठाकुर की नकल उतारता था, माया गोविंद के गीतों को गाता था, सागर आज़मी जी की कविताएं सुनाता था। तो ऐसा तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं यहाँ तक आ सकूँगा। लेकिन चूँकि अनवरत 1985 से यात्रा शुरू हुई और चलते रहे, संघर्ष करते रहे। बस की बात कर रहे हो, हमने कोयले के ट्रक में यात्रा की है। हमने छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा जाने के लिए 16 घंटे बस में यात्रा की है। दंतेवाड़ा जाना और वहाँ से जिंदा वापस आना। नारायणपुर, ऐसा कोई छत्तीसगढ़ का अंचल नहीं है जहाँ मैं नहीं गया, जहाँ संसाधन भी नहीं थे, रोड ख़राब थे। मतलब 16-16 घंटे हम बस में चल रहे हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, गर्मी है। अब आज तो गाड़ियों में घूमते हैं।
तो हम लोगों की पीढ़ी, जब हम लोग आए थे तब संघर्ष भी ज़्यादा था, संसाधन कम थे, टेलीफोन भी बाद में आए, टेलीफोन तक की सुविधाएं हम लोगों को बहुत बाद में हमने अर्जित की है। पीपी नंबर हुआ करते थे, मोबाइल तो बहुत बाद की बात है। तो हम लोगों को तो 15 साल तो एसी के डब्बे में बैठने में लग गए थे, जब तक हम जनरल में, स्लीपर में धक्के खाते। बिना टिकट, जनरल टिकट पे यात्रा करने वाले कवि थे। आज की पीढ़ी में जो बच्चे आ रहे हैं, जो सोशल मीडिया के माध्यम से हाईलाइट हो जाते हैं, साल 2 साल में हवाई यात्राएं करने लग जाते हैं, उनसे यही इसीलिए हम लोग कहना चाहते हैं कि संघर्ष ही कविता को जन्म देता है। संघर्ष ही कविता के प्रति आपका कमिटमेंट, आपका समर्पण जनरेट करता है। और जब तक वो अंदर से जनरेट नहीं होगा तब तक स्वाभाविक कवि का निर्माण नहीं हो सकता। सर, अभी जो युवा कवि जो उभर कर आ रहे हैं, उनमें आपके कोई पसंदीदा कवि या शायर? बहुत कवि हैं, नए कवि बहुत अच्छे आ रहे हैं। कुछ कवियों को सुन के नशा हो जाता है और ऐसा लगता है कि हम जो अभी तक नहीं कर पाए उन लोगों ने बहुत कम समय में करा। अभी इन दिनों जैसे कि अमन अक्षर एक बहुत अच्छे गीतकार हमारे इंदौर के हैं, जिनका रामगीत अभी प्रसिद्ध हुआ है। प्रियांशु गजेंद्र बाराबंकी के एक युवा गीतकार हैं जो कल ही भी इस कार्यक्रम में थे। शंभू शिखर हास्य व्यंग्य के बहुत अच्छे कवि हैं। रश्मि शाक्या एक बहुत सुंदर कवित्री हैं, बहुत अच्छा लिखती हैं, बहुत अच्छा पढ़ती हैं, बहुत स्वाभाविक कवित्री हैं। डॉक्टर अनिल चौबे बनारस के हास्य रस के कवि हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि नई पीढ़ी में हमसे अच्छे कवि आए। हाँ, बस अब वो बने रहें, उनका टिकना ही सबसे बड़ा संघर्ष है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो संसाधन है, जो व्यावसायिकता है, या ये कहें कि जो चकाचौंध है, ये दिग्भ्रमित भी कर देती है। जी। अब इस 35 साल की यात्रा में मैंने कई कवि आते हुए देखे और कई कविता जाते हुए देखे, लेकिन हम अनवरत 35 सालों से चल रहे हैं और अभी 35 साल और चलेंगे, इतना आत्मविश्वास भी है। जी। तो वो एक स्वाभाविक पृष्ठभूमि से आता है, स्वाभाविक संघर्ष से आता है। तो नई पीढ़ी को तो मैं शुभकामना दूंगा कि वो अपना विनम्रता बनाए रखें, लोकप्रियता को अपने ऊपर हावी ना होने दें। क्या होता है कि पैसा और प्रतिष्ठा जी, दोनों को पचाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अब नई पीढ़ी के बच्चे अगर इसको पचा लेंगे तो जमे रहेंगे, भविष्य उनका है और बहुत अच्छा भविष्य है। नहीं जमा पाएंगे तो आउट हो जाएंगे। अच्छा, कहते हैं कि जो कवि होता है वो समाज की व्यवस्थाओं और अवस्थाओं को बहुत ही बारीकी से उसका मापदंड करता है, लेकिन अभी हम देखते हैं कि जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, बहुत ही कम उम्र के बच्चे, चाहे वो प्रेम में असफल हों या परीक्षा में असफल हों, तो बहुत जल्दी खुदकुशी का रास्ता अपना लेते हैं। आत्महत्या जैसी घटना, कल ही शहर में एक ऐसी घटना हुई है शाम में, तो मुझे ये बात देखिए, हमने इसके लिए हमको अपने पारिवारिक नैतिक मूल्यों के प्रति चिंता करनी पड़ेगी। आज के बच्चों का पालन पोषण जिन संसाधनों में हो रहा है, जिन व्यवस्थाओं में हो रहा है, जी माता पिता खुद दुख उठा के बच्चों को सुख देने की कोशिश कर रहे हैं। जी, ऐसा नहीं कि हमारे समय माता पिता दुख देने की कोशिश करते थे, लेकिन जो एक अतिरिक्त ये कहना चाहिए कि अतिरिक्त जो ध्यान लोगों ने इस तरफ दिया कि बच्चों को सुविधाएं हों, बच्चा चलना शुरू नहीं करे उसके पहले उसको साइकिल दिला दो, साइकिल चलाना शुरू नहीं करे उसके पहले उसको मोटरसाइकिल दिला दो, मोटरसाइकिल के लायक उसके संस्कार नहीं उसको कार दिला दो, महंगे टेलीफोन दिला दो, तब उसने अभाव तो देखा ही नहीं, उसकी संघर्ष क्षमता तो डेवलप ही नहीं करने होने दिया आपने। जैसे कि हम लोग थे, एक जोड़ कपड़ा सिलवाने के लिए हमको माता पिता को बहुत मनाना पड़ता था। साल भर में 1 या 2 जोड़ नए कपड़े मिलते थे, उसमें भी अगर स्कूल यूनिफॉर्म मिल गई तो 1 ही जोड़ मिलेगा। वो जो अभाव था, वो अभाव अंदर से जब समाज में या व्यवस्थाओं में वो जो अभाव मिलता है, तो वो अभाव कुछ ना कुछ करने के लिए प्रेरित करता है। अब आजकल आप भी उसी उम्र को रन कर रहे हैं, आपके पास इतने कपड़े होंगे कि आपको पहनने के लिए सोचना पड़ता है कि मुझे आज क्या पहनना है। तो जब इतनी सुख सुविधाएं परिवार में बच्चों को मिलती हैं, तो उन बच्चों की संघर्ष क्षमता कम हो जाती है। तो मेरा माता पिताओं से भी निवेदन है कि बच्चों को जो आवश्यक हो वही दें, अनावश्यक कुछ भी ना दें। जैसे जो काम 100 रुपये में चल सकता है, तो उसके लिए 1000 रुपये क्यों देना बच्चों को? अगर उसको 900 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे तो उसके लिए 100 रुपये की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। 100 रुपये की अगर वैल्यू बनी रही तो वो 100 को 1000 करने के लिए संघर्ष करेगा। अब आजकल अपन देखते हैं कि जब सुख सुविधाएं सब मिलती हैं और फिर बच्चे असफल हो जाते हैं,
तो उनके अंदर डिप्रेशन आना स्वाभाविक है। हम लोगों ने तो कभी तय नहीं किया था कि हम पढ़ाई क्या करेंगे। 12th कर लिया मैथमेटिक्स से, केमिस्ट्री में कमज़ोर थे तो कॉमर्स ले लिया। माता पिता ने पूछा ही नहीं कॉमर्स क्यों लिया, बीकॉम कर लिया। अब पीजी करना है तो इकोनॉमिक्स में पीजी कर लिया, पीजीडीसीए कर लिया, नौकरी लग गई। एक साल पढ़ाया, 9 साल तक लगातार नौकरी करी, छोड़ दिया। तो माता पिता की अपेक्षा भी कम थी और माता पिताओं ने व्यवस्थाएं भी कम दी बच्चे। तो उसके कारण जो बच्चे, आप देखना जितने भी बड़े लोग बने हैं वो अभाव से बने हैं। इस समय इस देश के प्रधानमंत्री हैं जो नरेंद्र मोदी जी हैं, वो एक सबसे बड़ा उदाहरण है, प्रत्यक्ष उदाहरण है कि एक अभाव व्यक्ति को कितना ऊपर तक ले जाता है। तो उस अभाव के लिए वो संघर्ष करता है। अब जो पीढ़ी है उसके अंदर संघर्ष क्षमता, प्यार में सफल हो जाना या पढ़ाई में असफल हो जाना या नौकरी व्यवसाय में असफल हो जाना, क्योंकि सुविधाभोगी जीवन हो गया है। हर व्यक्ति तो बिरला अंबानी नहीं हो सकता है ना जी। सामान्य जीवन जीने के लिए भी मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। अब बात करते हैं आपके समकालीन कवियों की। आपके साथ जो सफ़र कर रहे हैं अभी इस दौरान डॉक्टर कुमार विश्वास, तमाम कवि, उनमें सबसे पसंदीदा कवियों में आप किनको देखते हैं? कुमार विश्वास ही मेरे पसंदीदा कवि हैं। मेरे साथ, मैंने उनके साथ खूब संघर्ष किया, उन्होंने भी खूब संघर्ष किया है। उन्होंने भी बसों की यात्रा की है, ट्रेनों में चले हैं और आज हमारे संस्थान को उन्होंने स्टारडम दिया है। नो डाउट आज उन्होंने यूथ को जोड़ा है कविता से, जो यूथ छिटक रहा था कहीं। तो NITs, IITs और महाविद्यालयों में, विद्यालयों में जाके और जो एक यूथ को कनेक्ट किया अपने आप से, उसका कारण हमारे संस्थान को बड़ा फ़ायदा हुआ है। हमारे आने वाली पीढ़ी के कवियों को फ़ायदा हुआ है। जो पुराने कवि थे स्थापित, उनको तो फ़ायदा ही हुआ, जो नए बच्चे आ रहे हैं उनको फ़ायदा हुआ। तो आज हमारी कविताएं IITs में पहुंची, NITs में पहुंची। IITs जहाँ कवि सम्मेलन को, कविता को 2म दर्जे का मानते थे, आज वो वहाँ का मुख्य इवेंट हो गया है। जी जी। तो कवि सम्मेलन को इवेंट जो बनाया वो डॉक्टर कुमार विश्वास और शैलेश लोढ़ा जी, सरीके स्टारडम। इसके पहले जो कवि थे हमारे सुरेंद्र शर्मा जी, पद्मश्री सुरेंद्र शर्मा जी, डॉक्टर हरिओम पवार, आदरणीय अशोक चक्रधर जी, ओम प्रकाश आदित्य जी, पंडित सत्यनारायण सत्तन जी, आपके छत्तीसगढ़ के पवन दीवान जी। पवन दीवान जी ने वो जलवा खींचा है कि पूरी दुनिया पवन दीवान की दीवानी थी। एक सन्यासी जब श्रृंगार सुनाता था तो घोर श्रृंगार, मेरे गांव की भोली लड़की चंदा जिसका नाम, कमर प्रश्नवाचक चिन्ह, आगे अल्प विराम पूर्ण विराम। क्या कविता! और कॉलेज में झूमते थे बच्चे उनकी कविता पे। उस समय महाविद्यालयों के जो कवि सम्मेलन होते थे। तो इन सब लोगों के साथ यात्रा अभी भी जारी है, क्योंकि कुमार जी और ये मुझसे थोड़े से सीनियर हैं, 2-3 साल। जी। आप जब कभी कहीं भी जाते हैं तो लोग आपसे सेल्फ़ी लेने के लिए, आपसे मिलने के लिए आतुर रहते हैं। लेकिन एक बहुत बड़े कवि है, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि लोकप्रियता अपने आप में एक बोझ है। आप इसको किस नज़र से देखते हैं? जब हम, ये एक युग पे डिपेंड करता है। अब आज का युग क्या है? लोकप्रियता का युग है जी। अब आज हम चाहें कि हम इंटरनेट पे नहीं आएंगे, आज हम चाहें कि हम नए बच्चों से नहीं मिलेंगे, सेल्फी नहीं देंगे, ऑटोग्राफ नहीं देंगे, तो ये थोड़ा सा अनप्रैक्टिकल हो जाएगा। कहने में तो बहुत अच्छा लगता है ये। बशीर बद्र ने कहा है कि बुलंदी वो शोहरत की बुलंदी 2 पल का तमाशा है, जिस साग पर बैठे हो वो टूट भी सकती है। तो ये शोहरत को एंजॉय करने वाले व्यक्ति के अंदर ये फ़कीरी होनी चाहिए जी। कि वो उसके प्रति आसक्त ना हो जाए। इसलिए ऐसा उन्होंने कहा है बड़े कवि ने कि ये बोझ है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमको आदत पड़ जाती है। आपने देखा होगा फिल्म संस्थान में ये चीज़ें बहुत पाई जाती है। जैसे कि एक ज़माना था राजेश खन्ना जी का जी। कि लड़कियां उनके फ़ोटो लेके तकिया के नीचे सोती थी। फिर एक ज़माना राजेश खन्ना का ऐसा आया कि वो अपने बंगले में अकेले बैठे रहते थे, कोई मिलने चला जाता तो आधे घंटे बाद उससे बात करते थे। तो क्या होता है कि आपकी लोकप्रियता आपके ऊपर नशा बन के ना हावी हो जाए, इसलिए हमारे बड़े लोगों ने सचेत करने के लिए कहा है। तो सचेत रहते हुए भी, अब जैसे आप आए मिलने या कोई नए बच्चे आए तो उनको मिलने, जब तक हम उनसे मिलेंगे नहीं, इंटरेक्ट नहीं करेंगे, हमको पता कैसे लगेगा कि इस युग में चल क्या रहा है जी। आपके मन में क्या चल रहा है, आपकी पीढ़ी के मन में क्या चल रहा है, उसको क्या चाहिए, उसको हम क्या दे सकते हैं, क्या गलत चल रहा है उसको हम क्या सही कर सकते हैं, क्या सही चल रहा है उसको हम और कैसे मोटिवेट कर सकते हैं।
तो वो करने के लिए इंटरेक्शन तो करना ही पड़ेगा जी। और उसका माध्यम वही है, कोई सेल्फी है, कोई मिलना है, कोई ऑटोग्राफ है, कोई क्या है, कोई क्या है। तो हम चूँकि हम तो पब्लिक प्रॉपर्टी है तो हमको तो अधिकार नहीं है ये तो अपने आप को संकुचित करने का, क्योंकि हमारी कविताएं, हमारा व्यक्तित्व हमको लोग फॉलो करते हैं तो उनसे मिलना तो पड़ता ही है। लेकिन हाँ, उनकी ये बात के लिए मैं समर्थन करूँगा कि ये व्यक्ति पे हावी नहीं होनी चाहिए जी। उसको ये मानना चाहिए कि ये मेरा, इसमें कुछ नहीं है। जैसे आज मेरी लोकप्रियता, आज आप मुझसे मिलने आए तो इसमें मेरा नहीं है, आप मेरी कविता के कारण मुझसे मिलने आए। जी जी। तो जब तक मैं ये भाव रखूँगा तब तक ठीक है। अगर मैं ये सोच लूँ कि आप मुझसे मिलने आए और मैं बहुत बड़ा आदमी हो गया हूँ और अब क्या बचा है कोई भी, तो बाबा तुलसीदास वो लिख गए जो कोई ने लिखा ही नहीं आज तक। तो वो स्टार तो वही है, सुपर स्टार था। जी जी। उनसे बड़ा स्टार कौन है? तो उस युग में कोई ऑटोग्राफ और सेल्फी थी नहीं, आज है। अब कल और कुछ एडवांस होगा तो। यादव जी, मेरा आखिरी सवाल, जो जितने नए लिखने वाले कवि हैं, आप उन सब के लिए एक तरह से कह सकते हैं आदर्श हैं, तो जो लिखने वाले हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? किस तरह से वो अपनी लेखनी? मैं उनको केवल एक ही बात कहना चाहता हूँ कि फिर मैं वो बात कहूँगा कि मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। अगर आपके अंदर प्रस्फुटन है, आपके अंदर लिखने की प्रेरणा जगती है, आपके अंदर भाव कहीं उद्वेलित होते हैं। देखिए, कवि तो हर व्यक्ति है जी। हर व्यक्ति कवि है। सृष्टि में जो पैदा हुआ है, जो हमको नीचे बैठ के सुन रहा है, वो हमसे बड़ा कवि है, हम ये मानते हैं। क्योंकि हमने अभिव्यक्त कर दिया, उसने केवल अभिव्यक्त नहीं किया है। लेकिन हमारे अभिव्यक्त किए हुए को वो जो सर्टिफाइड करता है, या ये कहूँ कि हमारी कॉपी को जो वो जांचता है जी। और उस पर हमको नंबर देता है, राइट करता है या रॉन्ग करता है, तो ये सोच लीजिए कि लिखने वाला बड़ा है कि उसको जांचने वाला बड़ा है? उसको जांचने वाला बड़ा है। तो मेरा नए कवियों से एक ही निवेदन है कि स्वाभाविक रहें, सरस रहें, सहज रहें, सरल रहें, अध्ययनरत रहें। जहाँ से जो मिलता है, जिस माध्यम से, उस माध्यम से अपने अध्ययन को अपडेट करने की कोशिश करें और पॉजिटिव रहते हुए समाज के हित में हम क्या कर सकते हैं इस माध्यम से, ये भाव अंदर बना रहे तो उनका सृजन भी सार्थक रहेगा और माँ भी उन पर कृपा करेगी। और माँ के सामने और परमपिता परमात्मा के सामने आप याचक बन के ही जाएंगे तो कुछ प्राप्त कर सकते हैं जी। तो उसके लिए आपको विनम्र होना पड़ेगा। तो मेरा ऐसा निवेदन है नए बच्चों से कि वो पढ़ें लिखें, खूब पढ़ें खूब लिखें, खूब सुने। खूब सुनेंगे तो थोड़ा कह पाएंगे, खूब पढ़ेंगे तो थोड़ा लिख पाएंगे, ये लॉजिक है। तो करें और अच्छा है, उनका भविष्य उज्जवल है। और आज नई पीढ़ी के संग एक अच्छा ये है कि उनको, जैसे हम लोग शुरू हुए थे तो पोस्ट कार्ड के ज़माने के कवि हैं, हम पोस्ट कार्ड लिखते थे जी। अंतर्देशीय लिखते थे, ग्रीटिंग में पोस्ट कार्ड पे लिखते थे। अब तो मोबाइल आ गया है, मीडिया है, सोशल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, चैनल्स हैं, तो अभिव्यक्त करने के साधन हैं आपके पास, प्लेटफॉर्म है जी। तो केवल आपको मेहनत करनी है। अगर आपके पास मेहनत है तो आपको प्लेटफॉर्म अपने आप मिल जाएगा। जाते जाते कुछ अपनी 4 पंक्तियाँ हमें सुना दें हमारे दर्शकों को। एक गीत का मुखड़ा सुना देता हूँ मैं, जो इसी भाव पे मैंने लिखा है जी। कि आसमां से आंसुओं तक बह रही है जिंदगी, आसमां से आंसुओं तक बह रही है जिंदगी, ध्यान से सुन लो जरा कुछ कह रही है जिंदगी, आसमां से आंसुओं तक बह रही है जिंदगी, जाने क्या क्या पा लिया है खुद को ना पाया कभी, सांस की सरगम पे मन का गीत ना गाया कभी, चाहतों की राह पर जो भी मिला 2-4 पल, मुड़ गया अपनी डगर वो कुछ हमारे साथ चल, चलते चलते दूर कितने आ गए खुद से निकल, बेखुदी के जंगलों में रह रही है जिंदगी, ध्यान से सुन लो जरा कुछ कह रही है जिंदगी, आसमां से आंसुओं तक बह रही है जिंदगी। और हम लोग, आप कलाकार, कवि, पत्रकार, साहित्यकार, सामाजिक जीवन जीने वाले व्यक्तियों का जीवन क्या होता है जी। कि जो भी हिस्से में मिला था वो भी औरों का हुआ। मैंने 35 साल में घर की होली नहीं देखी, दशहरा नहीं देखा,
जो भी हिस्से में मिला था वो भी औरों का हुआ, जिसको अपना मानते थे वो भी गैरों का हुआ। जो भी हिस्से में मिला था वो भी गैरों का हुआ। लाभ हानि यश या अपयश सब विधि के हाथ है, जानते हैं सत्य फिर भी क्यों वहम के साथ है। साधा है हमने सभी को, साधा है हमने सभी को, फिर भी खाली हाथ है। कामनाओं की अगन में दह रही है जिंदगी, ध्यान से सुन लो जरा कुछ कह रही है जिंदगी। आसमां से आंसुओं तक बह रही है जिंदगी। तो आप हमारे साथ देख रहे थे अभी देश के जाने माने मशहूर कवि शशिकांत यादव जी को। उनसे हमने खास बातचीत की और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी यात्रा और भी प्रशस्त हो और ईश्वर उन्हें दीर्घायु करे। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए आरजे न्यूज़।